पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की प्रश्नावली 1। प्रश्नावली का नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। देखो, परिमेय संख्या क्या होती है, सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है। ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें। इसे परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर देखो, ध्यान देने की बात यह है कि Q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी संख्या को यदि हम परिमेय संख्या के रूप में लिखें तो उसके बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब किसी भी संख्या में जैसे हम 0 का भाग देते हैं तो उसका मान आता है अनंत, इसलिए ये एक परिमेय संख्या नहीं होगी। अब हम इस प्रश्नावली में कुछ गुणधर्म हैं जिनके बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें पहला गुणधर्म है क्रम विनिमयता। ये देखो क्या होता है कि जब किसी संक्रिया में संख्याओं के क्रम बदलने पर संक्रिया के मान में कोई बदलाव न हो तो यह क्रम विनिमय गुणधर्म कहलाता है। जैसे कि मान लो हम दो संख्या ले रहे हैं, एक तो जैसे 2, इसमें जोड़ते हैं 5 तो उत्तर आता है कितना, 7। अब हम इसके क्रम बदल देते हैं, जैसे 5 को पहले लिख दिया 2 को बाद में, तो भी कितना उत्तर आ रहा है, 7। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि ये क्रम विनिमय गुण इसमें है। अब हम चारों संक्रियाओं में जोड़, घटाव, गुणन और भाग, इनमें क्रम विनिमयता की जांच करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम योग में क्रम विनिमयता की जांच करेंगे। योग में क्रम विनिमयता, माना हम दो संख्याएं लेते हैं, जैसा कि आपको उदाहरण पहले भी दिया था, 2 और इसमें जोड़ते हैं 5 तो कितना आता है, 7। अब हम 5 में 2 जोड़ते हैं तो भी कितना आता है, 7। अर्थात यहाँ दो संख्या a और b माने तो a + b का मान भी वही है जो b + a का है। तो हम कह सकते हैं कि योग में क्रम विनिमयता पाई जाती है। दूसरा हम देखते हैं घटाव में क्रम विनिमयता। माना हम संख्या 2 लेते हैं, जैसे 3, इसमें से 2 घटाया कितना आया, 1। अब हम क्या करेंगे, इनके क्रम बदलेंगे और 2 में से क्या घटाएंगे, 3, तो उत्तर आता है -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस की संख्या ज़्यादा हो गई ना, तो उत्तर आएगा -1। अर्थात जो a - b है वो बराबर नहीं है b - a के। तो घटाव में क्रम विनिमयता नहीं पाई जाती।
अब तीसरा हम चेक करेंगे गुणन में क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता, दो संख्या लेते हैं हम 2 और 3, इनको गुणा करते हैं तो कितना आता है 6। अब इनका क्रम बदलेंगे, 3 को पहले लिख दिया 2 को बाद में, तो अभी उत्तर कितना आएगा 6। अर्थात a गुणा b ये बराबर होगा किसके, b गुणा a के। तो गुणन में भी क्रम विनिमयता पाई जाती है। पाई जाती है। अगला हम चेक करेंगे भाग में क्रम विनिमयता। भाग में क्रम विनिमयता, मान लो हमें पहले 6 में 3 का भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा 2 बार। अब हम क्रम बदल देंगे, तो हम 3 में किसका भाग देंगे 6 का, तो ये 3 से 1 बार कट गया, ये 3 से 2 बार, तो उत्तर आएगा हमारा 1/2। इसका मतलब इसका उत्तर चेंज हो गया। तो जो a में हम जब b का भाग देते हैं तो ये बराबर नहीं होता है जब हम b में a का भाग देते हैं, तो भाग में भी क्रम विनिमयता नहीं पाई जाती। भाग में क्रम विनिमयता नहीं होती है। अर्थात क्रम विनिमयता जोड़, घटाव, गुणा और भाग, इनमें से जोड़ में है और गुणा में है, जबकि घटाव और भाग में नहीं है। तो ये हमारी पहली प्रश्नावली का एक इम्पोर्टेंट गुणधर्म है। अब अगला गुणधर्म आता है इसका अगला हमारा नियम है सहचारिता का नियम। सहचारिता में देखो क्या होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं योग में सहचारिता। मान लो हमारे पास 3 संख्या हैं a, b और c, तो हम इसको 2 तरीके से जोड़ सकते हैं। जैसे पहले a और b को जोड़ दिया, फिर उसमें c जोड़ दिया, या हम इस प्रकार भी जोड़ सकते हैं कि पहले हम b और c को जोड़ दें और फिर उसमें इस a को जोड़ दें। तो यदि उत्तर दोनों का सेम आ रहा है तो इसका मतलब इस योग की संक्रिया में सहचारिता होगी। जैसे इसको एक उदाहरण से समझें कि हमारे पास संख्या है 2, 3 और 4, तो पहले हम 2 और 3 को जोड़ें, फिर उसमें 4 को जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा 5 + 4 हो गया 9। या 2 और 3, 4 के योग में पहले हम 3 और 4 को जोड़ें, तो ये हो गए 7 और इसमें 2 जोड़ें तो आ जाएगा 9। अर्थात हमें ये मिल रहा है कि a + b इसको पहले जोड़कर फिर उसमें c जोड़ें, तो ये बराबर आ रहा है किसके, जब हम पहले b और c को जोड़ रहे हैं। अर्थात योग में सहचारिता का नियम लागू होता है। योग में सहचारिता का नियम लागू होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे घटाव में सहचारिता का नियम। दूसरा, घटाव में सहचारिता का नियम। उदाहरण जैसे वही 3 संख्या लेते हैं 2, 3 और 4। पहले हम क्या करेंगे कि इनको घटाना है, तो 2 - 3 - 4, तो पहले हम 2 में से 3 को घटाएंगे, फिर उसमें से 4 घटाएंगे। 2 में से 3 को घटाया -1 और आगे है -4, तो हमें मिला -5।
अब हम करेंगे 2 माइनस 3 और माइनस 1। पहले हम घटाएंगे 3 में से 4, तो 2 माइनस इस 3 में से 4 गया -1। यहाँ हम माइनस और माइनस का चिन्ह हो जाएगा प्लस, तो इसका उत्तर आया 6। अर्थात हमें दोनों मान बराबर नहीं मिले, तो इसका मतलब a माइनस बी माइनस सी। पहले हम a से b घटाते हैं और उसके बाद इसमें से c घटाते हैं, तो ये हमें बराबर नहीं मिलता है किसके, जब हम पहले b में से c घटाते हैं और जो उत्तर आता है उसको a में से घटाते हैं। तो घटाव में सहचारिता का नियम लागू नहीं होता, का नियम लागू नहीं होता है। अब तीसरा हम देखेंगे कि गुणा में सहचारिता का नियम लागू होता है या नहीं। तो तीसरा है गुणन में सहचारिता का नियम। वही तीन संख्या लेते हैं, 2, 3 और 4। तो पहले 2 गुणा 3 गुणा 4 करना है हमें। पहले हम क्या करते हैं कि 2 को 3 से गुणा करते हैं, फिर जो उत्तर आता है उसको 4 से गुणा करेंगे। 6 गुणा 4 ये आ गया, 2 को 3 से गुणा करने पर 6 आया, 6 को 4 से गुणा किया 24। अब हम पहले 3 और 4 को गुणा करेंगे। अब हम पहले 3 और 4 को गुणा करते हैं। 2 गुणा 4 और 3 को गुणा किया 12, 12 को 2 से गुणा किया 24। अर्थात दोनों का उत्तर सेम आ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि 3 संख्या है तो पहले ए बी को गुणा करके फिर सी से गुणा करेंगे, तो हमें वही मान प्राप्त होगा जब हम पहले बी गुणा सी को करेंगे और उसको ए से गुणा करेंगे। इसका मतलब गुणन में सहचारिता का नियम लागू होता है। लागू होता है। अगला हम देखेंगे कि भाग में सहचारिता का नियम है या नहीं। भाग में सहचारिता का नियम। इसके लिए हम 3 संख्याएं लेते हैं। 3 संख्याएं ले ली, मान लो 20, 10 और 5। तो पहले हम इन तीनों का भाग करते हैं। तो इसके 2 तरीके हैं कि पहले हम 20 में 10 का भाग देंगे, कितना आया 2, फिर भाग देंगे इसमें 5 का, तो हमारा उत्तर आया 2/5। यानी इसको दशमलव में देखें तो 0.4। इसी प्रकार हम इन तीनों में भाग देते हैं। तो पहले हमें 10 में 5 का भाग देना है, तो 20 भाग 10 में 5 का भाग गया 2 बार, और अब 20 में 2 का भाग गया 10 बार। तो दोनों उत्तर अलग लगा रहे हैं। इसका मतलब भाग में सहचारिता का नियम लागू नहीं होता है। नहीं। अतः सहचारिता का नियम इन चारों संक्रियाओं में से, चारों कौन सी हो गई, जोड़, बाकी, गुणा और भाग। तो योग में सहचारिता का नियम लागू होता है, घटाव में नहीं होता, गुणा में होता है और भाग में नहीं होता। ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट हमें कुछ और गुणधर्म पढ़ने हैं, जैसे योग के 2 गुणधर्म और हैं। इसमें पहला है
योज्य तत्समक। योज्य तत्समक देखो क्या होता है कि जब हम किसी संख्या में, मतलब किसी भी संख्या में क्या जोड़ें कि हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे हमारे पास 5 है, तो अब इसमें क्या जोड़ें कि हमें वापस 5 ही मिल जाए, तो हमें जोड़ना होगा इसमें 0, 0। इसी प्रकार -7 है, इसमें हम क्या जोड़ें कि हमें -7 ही मिले, तो ये भी होगा 0। अर्थात कोई भी संख्या है, यदि उसमें हमें कुछ जोड़ना है और वही संख्या लानी है तो हमें इसमें 0 ही जोड़ना होगा। इसलिए 0 को योज्य तत्समक कहते हैं। 0 को योज्य तत्समक कहते हैं। किसी भी संख्या का यदि आपको योज्य तत्समक पूछा जाए तो उसका उत्तर एक ही होगा, क्या होगा? 0। अगला जो है अगला है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि मान लो कोई संख्या है आपके पास, जैसे a है, इसमें क्या जोड़ें कि हमें क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। तो अब a में क्या जोड़ें? तो a में हमें a ही जोड़ना होगा, लेकिन ऋणात्मक, विपरीत चिन्ह का। यदि हमारे पास -a है तो इसमें हमें जोड़ना है, तो ये माइनस का तो पहले से है, तो इसमें हमें प्लस का a जोड़ना होगा और हमें मिल जाएंगे 0। जैसे 6 है, तो 6 में क्या जोड़ें कि 0 मिल जाए। तो कोई भी हम प्लस की संख्या जोड़ेंगे, यानी धनात्मक संख्या जोड़ेंगे, तो हमें कभी भी 0 प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए हमें 6 में जोड़ना होगा -6, ताकि 6 और ये प्लस माइनस क्या हो गया? -6, यह है 0। या माइनस की संख्या दे, जैसे -7 है, इसमें क्या जोड़ें कि 0 मिल जाए, तो इसमें हमें प्लस का 7 जोड़ना होगा। तो जब भी आपको योज्य तत्समक पूछा जाए, योज्य प्रतिलोम पूछा जाए, जब भी आपको योज्य प्रतिलोम पूछा जाए तो इसका उत्तर होगा कि आपको जो संख्या दी गई है, जैसे हमारे -7, 6, 8, 10, इन चारों संख्याओं के हमें ज्ञात करने हैं योज्य प्रतिलोम। तो 7 माइनस का है तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा +7। 6 प्लस का है तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा -6। 8 इसका योज्य प्रतिलोम -8। 10 का -10। अर्थात किसी भी संख्या का चिन्ह हम विपरीत यानी उल्टा कर देंगे तो हमें उसका योज्य प्रतिलोम प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार गुणा में भी कुछ गुणात्मक तत्समक और गुणात्मक प्रतिलोम है। तो गुणन के जो गुणधर्म है, इसमें पहला गुणात्मक तत्समक। ये क्या होता है कि हमें कोई भी संख्या है, उसको किससे गुणा करें कि हमें वही संख्या मिल जाए। जिस प्रकार हमने योग में देखा था कि किसी संख्या में क्या जोड़ें कि हमें वही संख्या मिल जाए, वही नियम यहाँ है कि किसी भी संख्या को किस संख्या से गुणा किया जाए कि हमें वही संख्या मिल जाए। तो गुणा में ऐसी एक ही संख्या है 1, कि 5 को 1 से गुणा किया 5 आ गया, 10 को 1 से गुणा किया 10 आ गया, -8 को 1 से गुणा किया -8 आ गया। मतलब 1 को किसी भी संख्या से जब गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है। इसलिए 1 को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। तो किसी भी संख्या का यदि आपको गुणात्मक तत्समक पूछा जाए तो उसका उत्तर 1 होगा। नेक्स्ट है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है कि जैसे हमारे पास एक संख्या है 2/5, इसको किस संख्या से गुणा करें कि उत्तर आ जाए 1। गुणात्मक प्रतिलोम में हमें एक उत्तर लाना है। अब किस से गुणा करें इसको? तो जैसे मान लो इसको गुणा कर दिया 5/2 से, मतलब इस भिन्न को उल्टा कर दिया, व्युत्क्रम से गुणा कर दिया।
अंश को हर में ले गए, जैसे 5 यहाँ हर में था तो उसको अंश में लिख दिया, 2 यहाँ अंश में था तो उसको हर में लिख दिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से 5 और उत्तर आ गया 1। इसी प्रकार हमें कोई संख्या दी है जैसे -7/6, किससे गुणा करें इसको? इसमें चिन्ह वही लेना, जैसे ये संख्या धनात्मक थी तो ये भी धनात्मक ही लेनी है आपको। तो इसमें जो 6 है वो हर में है तो इसको अंश में लिख देंगे, 7 अंश में है तो इसको हर में लिख देंगे, माइनस का चिन्ह हमें लेना है साथ में। तो 6 से 6 कैंसिल, -7 से -7 कैंसिल और उत्तर आ गया 1। मान लो आपको एक संख्या दे दे, जैसे 5 का आपको लिखना है गुणात्मक प्रतिलोम, तो कैसे लिखेंगे इसको, किससे गुणा करें? तो यहाँ 5 के हर में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है, तो इस 1 को ले जाएंगे अंश में, 5 को ले जाएंगे हर में, तो यहाँ कैंसिल हो गया, 5 से 5, तो उत्तर कितना आ गया 1। तो 5 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो हो गया 1/5। गुणात्मक प्रतिलोम है उसमें संख्या के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश को हर में लिखना और हर को अंश में लिखना। संख्या के व्युत्क्रम को गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। अब हम आगे हमारी जो कक्षा 8 की प्रश्नमाला है 1.1 इसका हल करेंगे। तो इसमें 2 सवाल हैं, जिसमें पहले सवाल में लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक के गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म या गुण का नाम लिखिए। तो जो पहला सवाल है ये है -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5 और इसका जो उत्तर है वो आ रहा है -4/5। तो अब हमें यहाँ 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक तो हमने पहले पढ़ा था क्रम विनिमय गुण, जिसमें क्या है कि 2 संख्याओं को कोई भी संक्रिया लगाई जाती है, जैसे यहाँ पे गुणा की संक्रिया लगाई गई है, तो -4/5 गुणा 1 और आगे इसका क्रम बदल दिया, मतलब 1 को पहले लिख दिया और -4/5 को बाद में लिख दिया। उत्तर दोनों का सेम आ रहा है -4/5। तो इसमें जो पहला गुण लगा वो तो है क्रम विनिमय का। नेक्स्ट जो सवाल है ये पहले का दूसरा, ये है -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/17। तो इसमें भी दोनों को हम देखें तो 2 संख्याओं का गुणा किया जा रहा है, -13/17 गुणा -2/7। फिर इसका क्रम बदल दिया, -2/7 को पहले लिख दिया और -13/17 को बाद में लिख दिया। तो यहाँ भी गुण कौन सा होगा, गुणधर्म का नाम पूछा है सिर्फ हमें, तो गुणधर्म इसमें भी लगा क्रम विनिमय का। तीन नंबर पर है -19/29 गुणा 29/-19, उत्तर आ रहा 1। मतलब इस संख्या को इससे गुणा किया और उत्तर आ रहा 1। ये अभी अभी हमने पढ़ा गुणात्मक प्रतिलोम में कि जो अंश है उसको हर में लिख दिया और जो हर है उसको अंश में लिख दिया, तो इस गुणधर्म का नाम होगा गुणात्मक प्रतिलोम। तो इस प्रकार पहला सवाल हमारा हो गया, जो हमने गुणधर्म पढ़े थे उन पर आधारित सवाल था ये। जो दूसरा सवाल है इसमें लिखा है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप इसको इस रूप में अभिकलन करते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3, इसको कैसे लिखना है हमें, 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3। तो ये हमने एक गुणधर्म अभी पढ़ा था सहचारिता का,
और किस संक्रिया में है, ये गुणा में है। सहचारिता का हमने गुणा में पढ़ा था ना, सहचारिता का हमने गुणा में पढ़ा था ए गुणा बी सी, मतलब पहले यदि ए और बी को गुणा करके फिर उसको सी से गुणा करते हैं तो ये बराबर ही आता है किसके, जब पहले बी और सी को गुणा कर दें और उसको बाद में ए से गुणा करें। तो इसमें भी आपको गुणधर्म का नाम पूछा है, तो इसमें गुणधर्म का नाम क्या होगा, गुणन में सहचारिता का गुणधर्म। तो इसके साथ हमारी जो कक्षा 8 की प्रश्नमाला 1 है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो कक्षा 8 की प्रश्नमाला 2 है उसका सॉल्यूशन करेंगे। इसके लिए आप शाला शिक्षा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।